Welcome friends. This is our last amendment lecture. अमेंडमेंट लेक्चर लास्ट है, लेकिन कौन से टॉपिक का? चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट का। ओके, फर्स्ट टू जो अमेंडमेंट लेक्चर हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। और आज के लेक्चर का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं डिपार्टमेंट से। तो आज के लेक्चर का, अमेंडमेंट लेक्चर का पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि स्पेसिफाइड ट्रस्ट के अंदर स्पेसिफाइड वायलेशन का क्या मतलब होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि ट्रस्ट में स्पेसिफाइड वायलेशन का मतलब बताएं, तो आप क्या बताएंगे? तो उसका आंसर अभी आपको मिलने वाला है और आप आंसर देंगे कि अगर कोई सा भी चैरिटेबल और रिलीजियस क्या है, ट्रस्ट है, ठीक है, कोई सा भी ट्रस्ट है और वो अपनी इनकम को, ठीक है ना, वो ट्रस्ट अपनी किसको? इनकम को, कोई भी चैरिटेबल पर्पस का ट्रस्ट हो या रिलीजियस पर्पस का ट्रस्ट हो, लेकिन वो अपनी इनकम को क्या कर देता है? अप्लाइड करता है। करनी भी चाहिए अप्लाइड, क्योंकि अप्लाइड करने से ही ट्रस्ट को क्या मिलती है? सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन मिलती है। लेकिन इसके अंदर स्पेसिफाइड वायलेशन ये है कि अगर उसने इनकम को अप्लाइड करा, लेकिन कहां कर दिया? अदर देन ऑब्जेक्ट ऑफ किसके लिए? ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के लिए। मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो ट्रस्ट बना था, जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो इंस्टीट्यूशन बना था, आपने इनकम को अप्लाइड तो करा है, लेकिन कौन से पर्पस के लिए करा है? उसे अदर देन के लिए कर दिया है। तो इसे ट्रस्ट का क्या मान लिया जाएगा? स्पेसिफाइड वायलेशन मान लिया जाएगा। तो आपको पहला पॉइंट तो क्या हो चुका है? मिल चुका है। अब इसके अंदर और आप क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे। चलिए हम देखते हैं और क्या बताएंगे आंसर। यस, अब और क्या स्पेसिफाइड क्या होते हैं? वायलेशन होते हैं। तो आपको मालूम होगा ट्रस्ट का बिजनेस इनकम भी एग्जेम्प्ट होती है। कंडीशन ये है कि वो बिजनेस के इनकम बिजनेस इंसिडेंटल होना चाहिए और उसके सेपरेट बुक्स ऑफ क्या होनी चाहिए? अकाउंट्स होने चाहिए। अब सेकंड स्पेसिफाइड वायलेशन क्या है? अगर ट्रस्ट कोई सा भी क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है और उसको उस बिजनेस से क्या हो रही है? इनकम हो रही है, लेकिन वो बिजनेस क्या नहीं है? इंसिडेंटल नहीं है। वो बिजनेस क्या नहीं है? इंसिडेंटल नहीं है। किस चीज के इंसिडेंटल नहीं है? ट्रस्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए ट्रस्ट बनाया था उसके अटेनमेंट के लिए क्या नहीं है? इंसिडेंटल नहीं है। तो अटेनमेंट इज ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को अटेन करने के लिए इंसिडेंटल सहायक नहीं है। या फिर उस बिजनेस अंडरटेकिंग के ट्रस्ट ने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या नहीं करे हैं? मेंटेन नहीं करे हैं। तो स्पेसिफाइड वायलेशन क्या हुआ? पहला तो था कि कोई भी चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस का ट्रस्ट है, वो अपनी इनकम को अप्लाइड करता है, लेकिन अदर देन चैरिटेबल मतलब अदर देन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट में करता है। दूसरा था ट्रस्ट बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस इंसिडेंटल नहीं है अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट के, या फिर उसके सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या नहीं कर रहे हैं? मेंटेन नहीं किए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसको स्पेसिफाइड क्या माना जाएगा? वायलेशन माना जाएगा। और स्पेसिफाइड वायलेशन हमारा यहां पर क्या होने वाला है? तो आइए देखते हैं। अगर कोई भी ट्रस्ट है, चैरिटेबल पर्पस का ट्रस्ट हो या रिलीजियस पर्पस का क्या हो? ट्रस्ट हो, अगर वो अपनी इनकम को क्या करता है? अप्लाइड करता है। करना भी चाहिए, अप्लाइड करने से ही क्या मिलती है? एग्जेम्पशन मिलती है, लेकिन वो उसे क्या कर रहा है? अप्लाइड कर रहा है। और वो ट्रस्ट कौन सा ट्रस्ट है? प्राइवेट रिलीजियस क्या है? ट्रस्ट है। प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट है जिसकी इनकम का बेनिफिट जनरल पब्लिक को क्या नहीं हो रहा? एन्योर नहीं हो रहा है। तो उसका बेनिफिट जनरल पब्लिक को क्या नहीं हो रहा है? एन्योर नहीं हो रहा है। ओके, तो उसे स्पेसिफाइड वायलेशन मान लिया जाएगा। और आपको ध्यान है, ऐसा हमने 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? अगर कोई प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट है जो अपनी इनकम का बेनिफिट जनरल पब्लिक को एन्योर नहीं करवाता है, तो ऐसे ट्रस्ट को सेक्शन 11 में क्या नहीं मिलेगी? एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि उसे स्पेसिफाइड क्या मान लिया जाएगा? वायलेशन मान लिया जाएगा। ठीक है ना, स्पेसिफाइड क्या मान लिया जाएगा? वायलेशन मान लिया जाएगा। और स्पेसिफाइड वायलेशन किसको माना जाएगा? तो आपको ध्यान है, हमने पढ़ा था अगर कोई चैरिटेबल पर्पस का ट्रस्ट है, अगर कोई ट्रस्ट है जिसका पर्पस क्या है? चैरिटेबल पर्पस है, और वो अपनी इनकम का या प्रॉपर्टी का बेनिफिट किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या फिर किसको दे रहा है? कास्ट को दे रहा है। तो अगर कोई सा भी ट्रस्ट है जिसका पर्पस कौन सा हो? चैरिटेबल पर्पस हो, रिलीजियस नहीं, कौन सा पर्पस हो? चैरिटेबल पर्पस हो, फिर वो अपनी इनकम या फिर किसको? प्रॉपर्टी को, उसका बेनिफिट पहुंचा रहा है किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और किसको? कास्ट को। हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था शेड्यूल कास्ट को अगर पहुंचाओगे तो उसे पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी कास्ट का नहीं मानेंगे, एग्जेम्पशन आपको दे देंगे। शेड्यूल ट्राइब था, बैकवर्ड क्लास था, हमने पढ़ा था क्या? वीमन हमने पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था? चिल्ड्रन पढ़ा था। अगर कोई
चैरिटेबल पर्पस का ट्रस्ट है और वो अपनी इनकम या प्रॉपर्टी का बेनिफिट इनको क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है, तो उसको सेक्शन 11 की एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन इनके अलावा किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या कास्ट को बेनिफिट पहुंचाओगे तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब स्पेसिफाइड वायलेशन और किसको माना जा रहा है कि अगर ट्रस्ट कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, ट्रस्ट को तो एक्टिविटी करनी पड़ती है, लेकिन वो एक्टिविटी क्या नहीं है, जेन्युइन नहीं है, या जेन्युइन नहीं है, या फिर जिस ऑब्जेक्ट के लिए ट्रस्ट बना है उस ऑब्जेक्ट को अटेन करने के लिए नहीं है, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। तो नॉट बीइंग क्या है, कैरीड आउट, नॉट बीइंग कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विथ जिस कंडीशन पे ट्रस्ट का क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो एक्टिविटीज या फिर तो क्या नहीं है, जेन्युइन नहीं है, और जिन कंडीशंस पे ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन दिया गया है वो उसके क्या नहीं हो रहे हैं, उसके बीइंग कैरीड नहीं हो रही है, तो ट्रस्ट को वो क्या मान लिया जाएगा, स्पेसिफाइड वायलेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, और स्पेसिफाइड वायलेशन किसको मान लिया जाएगा कि अगर कोई ट्रस्ट है जिसको क्या करनी पड़ती है, किसी अदर लॉ की भी क्या करनी पड़ती है, कंप्लाइंस करनी पड़ती है, लेकिन अगर उसने अदर लॉ की क्या नहीं करी, कंप्लाइंस नहीं करी, जैसे कि कोई ट्रस्ट है जो मेडिकल बेनिफिट के लिए, एजुकेशनल बेनिफिट के लिए, तो उनपे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल लॉ या एजुकेशनल पॉलिसी सब एप्लीकेबल होती है। अगर वो अदर लॉ की क्या नहीं करती है, कंडीशंस को क्या नहीं करते हैं, कंप्लाई नहीं करते हैं, तो उसको भी स्पेसिफाइड वायलेशन मान लिया जाएगा। लेकिन उसको स्पेसिफाइड वायलेशन तभी माना जाएगा जब वो आपने कंप्लायंस नहीं करी है, वो क्या हो चुका हो, फाइनलिटी पे पहुंच चुका हो। फाइनलिटी पे पहुंचने का मतलब ये होता है या फिर तो आपने अपील करी नहीं, और अगर आपने अपील करी है तो वो अपील आपके ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर आ गया और वो आपके अगेंस्ट ही आया है, तो उसको हम बोलते हैं कि अब ये फाइनलिटी पे पहुंच चुका है। तो दो चीजें हैं, या फिर तो आपने अपील ही नहीं करी तो नॉट बीन क्या है, डिस्प्यूटेड है, और अगर करी है तो वो फाइनलिटी पे पहुंच चुकी है। तो अदर लॉ के अगर आप कंप्लायंस नहीं करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट की कंप्लाइंस नहीं करोगे तो उसे स्पेसिफाइड वायलेशन मान लिया जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रस्ट के लिए स्पेसिफाइड वायलेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे ये कि आप उसकी इनकम को अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसके अलावा एनी अदर के लिए, ठीक है। सेकंड हमने क्या करा था, पढ़ा था कि प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट है जिसकी इनकम का बेनिफिट जनरल पब्लिक को क्या नहीं हो रहा है, एन्योर नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा हमने इसके अंदर और भी पढ़ा था, ठीक है ना, तीसरा हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था कि कोई भी क्या है, चैरिटेबल पर्पस का क्या है, ट्रस्ट है, वो अपनी इनकम या वो क्या कर रहा है, वो किसी उसका बेनिफिट किसको कर रहा है, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और किसको, कास्ट को, ठीक है। एससी को करोगे तो नहीं मानेंगे, एसटी को कर सकते हो, बैकवर्ड क्लास को भी आप कर सकते हो, चिल्ड्रन को भी कर सकते हो और वीमेन को भी कर सकते हो। इनके अलावा किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, कास्ट को करोगे तो उसको क्या मान लिया जाएगा, ट्रस्ट का स्पेसिफाइड वायलेशन मान लिया जाएगा। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, इसके अलावा हमने ये भी इसके अंदर पढ़ा हुआ था कि अदर लॉ की आप क्या नहीं करते हो, रिक्वायरमेंट को क्या नहीं करते हो, कंप्लाइंस विद नहीं करते हो, साथ में वो डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, या फिर वो किस पे पहुंच जाना चाहिए, फाइनलिटी पे पहुंच जाना चाहिए, तो उसको हम ट्रस्ट का क्या मान लेंगे, स्पेसिफाइड वायलेशन मान लेंगे। और स्पेसिफाइड वायलेशन क्या मानेंगे कि अगर आपका बिजनेस क्या नहीं है, इंसिडेंटल नहीं है, या फिर आपने उसके सेपरेट बुक्स क्या नहीं करे हैं, मेंटेन नहीं करे हैं, ठीक है। बीच में और कर देता हूं, तो ट्रस्ट को बिजनेस इनकम है लेकिन वो बिजनेस क्या नहीं है, इंसिडेंटल नहीं है ऑब्जेक्ट के, या फिर उसके सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या नहीं करे, मेंटेन नहीं करे, तो उसको हम ट्रस्ट का स्पेसिफाइड क्या मान लिया जाएगा, वायलेशन मान लिया जाएगा। अब हमारे यहां पर क्या वन मोर था, ठीक है ना, वन मोर था कि जस्ट जो भी क्या कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, ट्रस्ट जो भी क्या कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, वो एक्टिविटीज इधर या फिर तो क्या नहीं है, जेन्युइन नहीं है, ठीक है ना, जेन्युइन नहीं है, या फिर नॉट बीइंग क्या है, कैरीड आउट, ठीक है ना, नॉट बीइंग क्या है, कैरीड क्या है, आउट, मतलब जो आपकी रजिस्ट्रेशन की क्या कंडीशंस थी, ठीक है ना, कंडीशंस ऑफ क्या थी, रजिस्ट्रेशन थी, ठीक है ना, कंडीशंस ऑफ क्या थी, रजिस्ट्रेशन थी, उसके बीइंग में कैरीड आउट नहीं हो रहा है, तो उसको भी क्या मान लिया जाता है, स्पेसिफाइड वायलेशन मान लिया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि इन स्पेसिफाइड वायलेशन पे क्या होता है, तो आइए देखते हैं। इन स्पेसिफाइड वायलेशन पे आपका रजिस्ट्रेशन की क्या होगी, कैंसिलेशन हो सकेगा, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन का क्या हो सकेगा, कैंसिलेशन, ठीक है ना, कैंसिलेशन ऑफ क्या हो सकेगा, रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। तो हमको मालूम पड़ गया कि अदर लॉ की कंप्लाइंस नहीं करते हो, बिजनेस इंसिडेंटल नहीं है, सेपरेट बुक्स ऑफ क्या नहीं है, अकाउंट्स नहीं है,
एक्टिविटीज जेन्युइन नहीं है, जिन कंडीशंस पे रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बीइंग कैरिड आउट नहीं हो रही है, ठीक है। और क्या था, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी कास्ट को क्या पहुंचा रहे हो, बेनिफिट पहुंचा रहे हो, तो क्या हो सकेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकेगा। अच्छा, यहां पर एक सवाल ये बनता है कि अगर ट्रस्ट ने अपना फंड अदर देन 11.5 के मोड्स में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, 11.5 के मोड्स में इन्वेस्ट नहीं करा, तो क्या इसे स्पेसिफाइड वायलेशन मान के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकेगा आपका? तो आंसर इज नो, इसको हम स्पेसिफाइड क्या नहीं मान रहे हैं, वायलेशन नहीं मान रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए ये ट्रस्ट की इनकम है, ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, इसका बेनिफिट स्पेसिफाइड किसको पहुंचाया, पर्सन को पहुंचाया। 13 सबसेक्शन 3 के अंदर हमने कौन देखे थे, स्पेसिफाइड पर्सन थे, तो उनको पहुंचाया। अब क्वेश्चन है, क्या इसको आपका स्पेसिफाइड वायलेशन मान लिया जाएगा? आंसर इज नो। क्या इस केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकेगा? आंसर इज नो। तो बहुत क्या खूब आंसर है। लेकिन हाँ, अगर आप प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट हो और उसका इनकम का बेनिफिट जनरल पब्लिक को क्या नहीं होता, एन्योर नहीं होता, तो ये जरूर स्पेसिफाइड क्या है, वायलेशन है, और यहां आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकेगा, कैंसिल हो सकेगा। आंसर इज यस, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकेगा। तो इन दो को क्या नहीं माना है, स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं माना है, इन दो को स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं माना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अमेंडमेंट क्या है। सेक्शन 12 ए बी जो हमारे किस चीज का था, प्रोसीजर ऑफ किसका था, रजिस्ट्रेशन का था, ठीक है ना। प्रोसीजर ऑफ किसका था, रजिस्ट्रेशन का था। इसमें बताया गया चाहे हमारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है ना, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो, या प्रोविजनल के बाद में जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है वो वाला हो, ठीक है ना, मतलब हमारा जो भी क्या है रजिस्ट्रेशन है, जो भी रजिस्ट्रेशन है। पहला पॉइंट हम इसमें बना रहे हैं, ठीक है ना, पहला पॉइंट हम क्या बना रहे हैं कि अगर कमिश्नर को क्या होता है, नोटिस होता है कि आपने क्या करा है, स्पेसिफाइड वायलेशन करा है। कमिश्नर का मतलब हो गया है कमिश्नर, ठीक है, उसने क्या करा, नोटिस करा कि आपने वन और मोर स्पेसिफाइड क्या करा है, वायलेशन करा है, ठीक है, स्पेसिफाइड वायलेशन करा। सेकंड पॉइंट हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, या फिर आपके असेसिंग ऑफिसर ने कमिश्नर को रेफरेंस दिया, ठीक है, सेक्शन 143 सबसेक्शन किसके अंदर, 3 में, जब स्क्रूटनी असेसमेंट होता है ना, तो वहां पर असेसिंग ऑफिसर ने कमिश्नर को, ठीक है ना, क्या दिया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को क्या दिया है, रेफरेंस दिया है। और क्या रेफरेंस दिया कि ट्रस्ट ने, इंस्टीट्यूशन ने स्पेसिफाइड क्या करा है, वायलेशन करा है। ये स्पेसिफाइड वायलेशन आपके 10 क्लॉज 23 सी के 15th प्रोवाइजो, ठीक है ना, 15th वहां ऐसे लिखा जाता है FIF 15th क्या है, प्रोवाइजो, सेम स्पेसिफाइड वायलेशन वहां पर भी यही लिखा हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन के। तो असेसिंग ऑफिसर जब स्क्रूटनी असेसमेंट कर रहा है, तो वो अगर कमिश्नर को क्या करता है, रेफरेंस करता है कि इस ट्रस्ट ने, इंस्टीट्यूशन ने स्पेसिफाइड क्या करा हुआ है, वायलेशन करा है, आप इनकी जो भी अप्रूवल है और इनका रजिस्ट्रेशन जो भी है, इनका जो भी क्या है अप्रूवल है और जो भी इनकी क्या है रजिस्ट्रेशन है, वो आप इसको क्या कर दो, विड्रॉ कर दो। आप इनके अप्रूवल को, रजिस्ट्रेशन को क्या करो, विड्रॉ करो। तो फिर केस किसके पास में आ जाएगा, कमिश्नर के पास आ जाएगा, और कमिश्नर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है। फिर तो वो ऑर्डर पास करेगा, वो देखेगा, या फिर तो कैंसिल करेगा, या फिर कैंसिल करने के ऑर्डर को रिफ्यूज करेगा, क्योंकि एओ ने तो कमिश्नर को कहा है कि मैं रेफरेंस कर रहा हूं कि इन्होंने स्पेसिफाइड वायलेशन करा है, या 10 क्लॉज 23 सी में जो 15 प्रोवाइजो में सेम स्पेसिफाइड वायलेशन वहां पर भी दिए हुए करा है, तो आप इनकी अप्रूवल को, इनके रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ कर दो। फिर रेफरेंस होके कमिश्नर के पास आएगा, कमिश्नर को लगेगा तो रजिस्ट्रेशन क्या कर सकेगा, कैंसिल कर सकेगा। तो घूम फिर के बात कहां पर आ रही है, खुद अगर कमिश्नर को नोटिस हो जाता है, या फिर एओ उसको स्क्रूटनी असेसमेंट में क्या कर देता है, रेफरेंस कर देता है, तो कुल मिला के स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है, तो कमिश्नर के पास में पावर है कि वो आपकी अप्रूवल को, आपके रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। अच्छा, और कब कर सकते हैं, तो और केस बनाते हैं। थर्ड केस हो जाएगा हमारा, जो भी डिपार्टमेंट अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है। अगर उसके अंदर आपका केस क्या हो जाता है, सेलेक्ट होने आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट किसमें, स्ट्रेटेजी में। और आपको ध्यान हो, इसी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के बेसिस पे असेसियों का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भी होता है। तो बोर्ड हर साल अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाता है रिस्क मैनेजमेंट की। अगर उस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर आपका ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का केस क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन, केस सेलेक्ट होने का मतलब नहीं कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, अब वो उसकी क्या करेगा, एक प्रक्रिया करेगा,
और फोर्थ पॉइंट इसके अंदर क्या बनेगा, फोर्थ पॉइंट बनेगा अब वो कमिश्नर आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, कॉल करेगा। भाई उसको नोटिस हुआ है कि आप स्पेसिफाइड वायलेशन कर रहे हो पहले पॉइंट में, दूसरे के अंदर उसको नोटिस नहीं हुआ, असेसिंग ऑफिसर ने कमिश्नर को क्या करवाया, नोटिस करवाया, रेफरेंस करवाया कि ये स्पेसिफाइड वायलेशन कर रहे हैं। या फिर तीसरा आपका खुद का केस, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो फॉर्मुलेट हुई थी उसके अंदर क्या आ गया, लपेटे में आ गया है। तो अभी वो कैंसिल करने की प्रक्रिया क्या होगी, तो फोर्थ पॉइंट है वो आपसे डॉक्यूमेंट जो भी है, इंफॉर्मेशन जो भी है ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से, जो भी उसको क्या लगती है, ठीक लगती है, नेसेसरी लगती है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपसे डॉक्यूमेंट क्या करेगा, कॉल करेगा। तो कॉल करेगा, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन करेगा ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन से, जो भी उसको क्या लगती है, इंक्वायरी लगती है, नेसेसरी करना वो करेगा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो अभी तक का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, स्पेसिफाइड वायलेशन। सेकंड पॉइंट था, अच्छा ये स्पेसिफाइड वायलेशन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को खुद को क्या हुआ था, पहले पॉइंट में क्या था, नोटिस था, ठीक है। दूसरे में असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा था, रेफरेंस करा था, असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा था, रेफरेंस करा था किसको, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, कि ये ट्रस्ट स्पेसिफाइड वायलेशन कर रहा है। और तीसरा था जो भी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो फॉर्मुलेट होती है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो भी क्या होती है, फॉर्मुलेट होती है, उसके अंदर वो ट्रस्ट का केस क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, ट्रस्ट का केस क्या हो गया, सिलेक्टेड हो गया। तो अब फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट था कि अभी कमिश्नर क्या करेगा, कॉल करेगा डॉक्यूमेंट, और उसको लगेगा तो वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा कि स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है। अब उसके बाद में वो क्या करने वाला है, फिफ्थ पॉइंट में अपना ऑर्डर पास करेगा, ठीक है ना, ऑर्डर पास करेगा, कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, वो आपके रजिस्ट्रेशन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। सिक्स पॉइंट है अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देके, बीइंग हर्ड देने के बाद ही वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। और वो रजिस्ट्रेशन तभी कैंसिल करेगा जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि यस वन और मोर स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है। सेवन पॉइंट के अंदर है वो नहीं करेगा आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, कैंसिल करने के ऑर्डर को मतलब क्या कर देगा, मतलब रिफ्यूज कर देगा, कैंसिलेशन को क्या कर देगा, रिफ्यूज कर देगा। और कब कर देगा रिफ्यूज, कब कर देगा, अगर वो सेटिस्फाई होता है कि कोई भी स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं हुआ है, कोई भी स्पेसिफाइड क्या नहीं हुआ है, वायलेशन नहीं हुआ है। तो कैंसिलेशन के केस में उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देना होगा, बिंगड़ देना होगा, कैंसिल कर देगा। और कब कैंसिल करेगा, वन और मोर स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है। सातवां पॉइंट था रिफ्यूज कर देगा कैंसिल को, अगर उसको लगता है वन और मोर स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं हुआ है तो वो रिफ्यूज कर देगा किसको, कैंसिल करने को। और फिर जो भी ऑर्डर की क्या होगी, कॉपी होगी, जो भी ऑर्डर की क्या होगी, ये तो एग्जाम पर्पस से रिलेवेंट नहीं है, जो भी ऑर्डर की कॉपी होगी, ठीक है। क्लॉज सेकंड में किसको, एओ को थी। और ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या हुआ था, ये इसमें तो क्या हुआ था, कैंसिल हो गया था, ठीक है ना, इसमें तो क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। और इसमें कैंसिल को क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। तो जो भी ऑर्डर की कॉपी होगी, ठीक है ना, वो असेसिंग ऑफिसर को क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर और ट्रस्ट को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ये हमारा कौन सा था, एट्थ क्या था, पॉइंट था। तो सबसे पहले हम सारे पॉइंट देख लेते हैं कि स्पेसिफाइड वायलेशन क्या होता है, ठीक है, वो हमको एक्सप्लेनेशन में दिया था। तो पहला हमारा कौन सा था, पहला हमारा था कि आप ट्रस्ट की इनकम को उसके एनी अदर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, पहला पॉइंट था एनी अदर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हैं, एनी अदर ऑब्जेक्ट के लिए, अदर देन किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा यहां पर क्या था, कोई भी प्राइवेट रिलीजियस क्या है, ट्रस्ट है, जिसकी इनकम का बेनिफिट जनरल पब्लिक को क्या नहीं हो रहा है, एन्योर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, एन्योर नहीं हो रहा है, तो उसको स्पेसिफाइड क्या माना था, वायलेशन माना था। तीसरा स्पेसिफाइड वायलेशन हमने क्या माना था कि कोई भी चैरिटेबल पर्पस का क्या है, ट्रस्ट है, जिसकी इनकम जो अपना बेनिफिट किसको दे रहा है, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को, या फिर किसको दे रहा है, कास्ट को दे रहा है, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी कास्ट को दे रहा है, तो इसको स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा। शेड्यूल कास्ट को दोगे तो नहीं माना जाएगा, शेड्यूल ट्राइब को दोगे तो नहीं माना जाएगा, चिल्ड्रन वुमेन को नहीं माना जाएगा, बैकवर्ड क्लास को स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपकी ट्रस्ट की जो भी क्या है एक्टिविटीज, जो भी आप ट्रस्ट कर रहा है, अगर वो क्या नहीं है, जेन्युइन नहीं है, ठीक है ना, या फिर जिन कंडीशंस पे क्या हुआ था, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिन कंडीशंस पे ट्रस्ट का क्या हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था, अगर उसके क्या नहीं है, अकॉर्डेंस में नहीं है,
ठीक है ना। नॉट बीइंग क्या है, कैरीड आउट है। नॉट बीइंग क्या है, कैरीड आउट है, कि जिन कंडीशंस पे रजिस्ट्रेशन दिया था उसके बीइंग में क्या नहीं है, कैरीड आउट नहीं, इसको स्पेसिफाइड और वायलेशन क्या कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। ट्रस्ट को बिजनेस इनकम है, लेकिन वो बिजनेस इनकम जो बिजनेस है इंसिडेंटल नहीं है, या फिर उसके सेपरेट क्या नहीं है, बुक्स आपने क्या नहीं करे हैं, मेंटेन नहीं करे हैं। हमने पढ़ा था कि अदर लॉ की आपको कंप्लाइंस करनी होती है। अगर आपने अदर लॉ की क्या नहीं करी है, जो भी रिक्वायरमेंट थी, अदर लॉ की जो भी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी, उसको आपने क्या करा है, उसकी आपने क्या नहीं करी है, कंप्लाइंस नहीं करी है। ठीक है, या फिर तो अब वो क्या नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। और अगर डिस्प्यूटेड था तो अब वो क्या पहुंच जाना चाहिए, फाइनलिटी पे पहुंच जाना चाहिए। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रस्ट का स्पेसिफाइड क्या बोल रहे हैं, वायलेशन क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे स्पेसिफाइड क्या हो चुके हैं, वायलेशन हो चुके हैं। अब हमने अगला फर्स्ट पॉइंट क्या करा था, बनाया था कि ट्रस्ट ने अगर स्पेसिफाइड वायलेशन करा और वो कमिश्नर के क्या आ गया, नोटिस में आ गया, कमिश्नर के क्या हुआ, नोटिस में हुआ। दूसरे में असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा था, रेफरेंस करा था किसको, कमिश्नर को, अबाउट स्पेसिफाइड क्या है, वायलेशन के। और तीसरा है कि आपका केस सेलेक्ट हो गया था, रिस्क मैनेजमेंट कौन सी जो स्ट्रेटेजी थी उसके अंदर जो भी फॉर्मुलेट हुआ था उसमें आपका केस क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो फोर्थ पॉइंट हमने बनाया था कि वो डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, और अगर उनको लगेगा तो वो क्या करेंगे, इंक्वायरी भी करेंगे। ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट हमने क्या करा था, इसके अंदर बनाया था कि वो रजिस्ट्रेशन के ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे और अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देंगे, बीइंग हर्ड देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देंगे, बीइंग क्या देंगे, हर्ड देंगे। और सेवन पॉइंट हमारा या फिर ये था कि वो रिफ्यूज कर देंगे, अगर कोई भी वन और मोर स्पेसिफाइड कॉन्ट्रवेंशन नहीं हुआ है तो रिफ्यूज कर देंगे। और एट्थ पॉइंट के अंदर हमने बनाया था जो भी ऑर्डर होगा, चाहे वो ये वाला ऑर्डर हो, चाहे वो ये वाला ऑर्डर हो, कोई सा भी ऑर्डर हो, इस ऑर्डर की कॉपी को वो क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है ना, फॉरवर्ड कर देंगे किसको, एओ को, और किसको, ट्रस्ट को क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये हमने पॉइंट्स के अंदर सारा क्या कर लिया है, कवर कर लिया। फॉरवर्ड कर देंगे एओ को, ट्रस्ट को। ठीक है ना, रिफ्यूज कर देंगे, सेवन पॉइंट था, अगर वन और मोर स्पेसिफाइड नहीं करा रिफ्यूज कर देंगे। अगर वन और मोर स्पेसिफाइड करा है तो वो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देंगे, बीइंग हर्ड क्या करेंगे, देंगे। उससे पहले वो कॉल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को इंक्वायरी करनी होगी तो इंक्वायरी करेंगे कि वन और मोर स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो इस केस में आपका रजिस्ट्रेशन क्या किया जा सकता है, बिल्कुल कैंसिल किया जा सकता है, और वो हमने यहां पर देखा है। अब ये ऑर्डर कितने समय में क्या कर देंगे, पास कर देंगे। आइए ये देखते हैं ये अपना ऑर्डर कितने समय में क्या करेंगे, पास करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या बनाता हूं, पहला पॉइंट बनाता हूं कि ऑर्डर पास करने की, इनको ऑर्डर पास करना है ना, या फिर तो इनको कौन सा ऑर्डर पास करना है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑर्डर पास करना है, या फिर कैंसिल करने के रिफ्यूजल का ऑर्डर क्या करना है, पास करना है। तो जो भी ऑर्डर पास करेंगे, पहला पॉइंट है, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ से 6 मंथ के अंदर अंदर कर देंगे। सेकंड पॉइंट है 6 मंथ कब से होगा, एंड ऑफ क्वार्टर से। ध्यान रखिएगा बहुत कम वर्ड यूज किया जाता है हमारे यहां पर डीटी के अंदर। ठीक है, तो क्वार्टरली जो भी क्या है, क्वार्टर है। ठीक है, तो उसके एंड से नॉट मोर देन क्या 6 मंथ, मतलब विद इन 6 मंथ में वो ऑर्डर क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे, पास कर देंगे। और कब से करेंगे, वो एंड ऑफ क्वार्टर कौन सा होगा, जब उन्होंने क्या दिया था, तीसरा पॉइंट यहां पर बनेगा, फर्स्ट नोटिस दिया था किसने, कमिश्नर ने। ठीक है ना, कमिश्नर ने क्या दिया था, फर्स्ट नोटिस दिया था कि आपसे क्या मंगाने का, डॉक्यूमेंट मंगाने का, इंफॉर्मेशन क्या करने का, मंगाने का, इंक्वायरी का। तो जो भी उसने पहला नोटिस दिया था, जिस भी क्वार्टर में दिया था, उस क्वार्टर के एंड से विद इन 6 मंथ में वो ऑर्डर क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो यहां पर भी ये 3 पॉइंट में क्या हो जाता है, खबर हो जाता है। तो पहला कौन सा है, तो ये कितने में कर देंगे ऑर्डर पास, विद इन कितने में, 6 मंथ्स में। 6 मंथ्स कब से होगा, एंड ऑफ किससे होगा, क्वार्टर से होगा। ठीक है ना, एंड ऑफ किससे होगा, क्वार्टर से होगा। और ये एंड ऑफ क्वार्टर कब से होगा, ये एंड ऑफ क्वार्टर कब से होगा, तो जब कमिश्नर ने आपको फर्स्ट नोटिस क्या करा था, भेजा था, और आपसे डॉक्यूमेंट्स क्या करे थे, कॉल करना चाहा था, या फिर आपसे इंक्वायरी जो उसको ठीक लगती है करना चाहिए थी, उसके लिए जब भी उसने फर्स्ट नोटिस आपको क्या करा था, भेजा था। ठीक है, तो उस क्वार्टर के एंड से विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर वो ऑर्डर क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो ये हमने अभी क्या देखा है, अमेंडमेंट देखा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है स्पेसिफाइड वायलेशन का मतलब।
ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। स्पेसिफाइड वायलेशन का मतलब, जो स्पेसिफाइड वायलेशन मैंने आपको यहाँ पर क्या करे हैं, बताए हैं, ये सारे के सारे स्पेसिफाइड क्या बता दिए, वायलेशन आपको यहाँ पर बता दिए थे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया ना, स्पेसिफाइड वायलेशन है। ठीक है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बिजनेस है, इंसिडेंटल नहीं है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे, एक्टिविटीज जेन्युइन नहीं है, नॉट बीइंग कैरीड आउट है जिन कंडीशंस पे रजिस्ट्रेशन हुआ था। ठीक है, और अदर लॉ की रिक्वायरमेंट को कंप्लाइंस नहीं करी है, डिस्प्यूटेड नहीं है और फाइनलिटी पे पहुंच चुका है। चैरिटेबल पर्पस का है, पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी कास्ट का है और प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट है। ठीक है, जनरल पब्लिक को क्या नहीं हो रही है, एन्योर नहीं हो रही है, या फिर आपने अपने इनकम को अप्लाइड कर रहे हो, लेकिन किसके लिए कर रहे हो, ठीक है ना, किसके लिए कर रहे हो, नो एनी अदर के लिए कर रहे हो, अदर देन किसके लिए, ऑब्जेक्ट ऑफ किसके लिए कर रहे हो, ट्रस्ट के लिए कर रहे हो। तो ये हमने यहां पर क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ओके, अब छोटे छोटे सा अमेंडमेंट बचा है, वो भी हम क्या कर लेते हैं, कवर करते हैं। यस, तो नेक्स्ट अमेंडमेंट कर रहे हैं सेक्शन 11 और सबसेक्शन 3, एक्सेस एक्यूमुलेशन की एग्जामिशन सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में मिलती है। ओके, और उसके लिए कई कंडीशंस होती है, जैसे आपको उसको 11(5) के मोड्स में रखना होगा, आपको असेसिंग ऑफिसर को स्टेटमेंट एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में क्या करना होगा, देना होगा। ठीक है, और 11(5) के मोड्स में रखना होगा। इस स्टेटमेंट के अंदर आपको पर्पस बताना पड़ेगा एक्सेस एक्यूमुलेशन का, आपको पीरियड भी बताना पड़ेगा कि कितने टाइम तक के लिए, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी ईयर्स के लिए होगा, 5 ईयर्स के लिए होगा। और कंडीशंस को अगर कंप्लाई नहीं करते हो तो 11 सबसेक्शन 3 बोलता है कि वो एग्जामिशन आपकी क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। अब उसमें एक कंडीशन क्या है, अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो पहला पॉइंट है कि अगर उस एक्सेस एक्यूमुलेशन वाले पैसे को अगर आपने यूटिलाइज नहीं करा, ठीक है ना, उस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए आपने एक्यूमुलेट करा था और क्या करा था, सेट अपार्ट करा था, अगर आपने यूटिलाइज नहीं करा। और सेकंड पॉइंट इसके अंदर, उस पीरियड के अंदर, जो पीरियड आपने क्लॉज ए में क्या करा था, बताया था, जो आपने क्लॉज ए में क्या बताया था, जितना भी आपने पीरियड बताया था, ठीक है ना, उसके अंदर आपने उसको क्या नहीं करा, यूटिलाइज नहीं करा। जो भी पीरियड आपने बताया था, पीरियड आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 साल हो सकता है। ठीक है, तो उसमें यूटिलाइज नहीं करा। अर्लियर क्या होता था, एक बोनस साल मिलता था, जैसे अगर 5 है तो 1 ईयर और बोला जाता था कि अगर आपने 6th ईयर तक नहीं करा, अगर 4 है तो बोलते थे अगर आपने 5th ईयर तक नहीं करा, अगर 3 साल के लिए आपने एक्सेस एक्यूमुलेशन किया था तो बोलते थे अगर आपने 4th ईयर तक भी क्या नहीं करा, उसको अप्लाइड नहीं करा। लेकिन अब वो बोनस ईयर हट गया और बोल रहे हैं जितना भी पीरियड आपने क्लॉज ए में बताया था, अगर उसमें आपने उसको क्या नहीं करा, यूटिलाइज नहीं करा, तो अब तीसरा पॉइंट क्या बन रहा है, तीसरा पॉइंट बन रहा है कि अब वो डीम्ड इनकम बन जाएगा। ठीक है, एग्जामिशन विड्रॉ हो जाएगी, डीम्ड इनकम बन जाएगा। और फोर्थ पॉइंट कौन सा है, लास्ट पॉइंट है, वो कौन सी ईयर की डीम्ड इनकम बनेगा, वो लास्ट प्रीवियस ईयर, वो लास्ट कौन सा है, प्रीवियस ईयर है, जिसके लिए हमने उसको एक्यूमुलेट करा था, उस लास्ट प्रीवियस ईयर है जिसके लिए हमने उसको एक्यूमुलेट करा था और क्या करा था, सेट अपार्ट करा था। तो 4 पॉइंट के अंदर हमको क्या कर दिया गया, ये अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया। और 4 पॉइंट हमको क्या था कि अगर आपने उसको क्या नहीं करा, यूटिलाइज नहीं करा, अगर आपने उसको क्या नहीं करा, यूटिलाइज नहीं करा। सेकंड था, जो भी क्लॉज ए में जितना भी पीरियड बताया था उसमें अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं करा। तीसरा पॉइंट था, तो वो आपकी क्या बन जाएगा, डीम्ड इनकम बन जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है, कौन सी ईयर की बनेगा, तो वो जो लास्ट प्रीवियस ईयर था जिसमें आपको उसको यूटिलाइज कर लेना था, जिसमें आपको उसको क्या कर लेना था, यूटिलाइज कर लेना था, वो उस ईयर की बनेगा। अर्लियर तो वो कौन सी ईयर की बनता था, 6th ईयर की बनता था। 4 साल के लिए अगर आपने पीरियड मांगा था तो वो 5th ईयर की बनता था। 3 साल के लिए मांगा तो वो 4th ईयर की बनता था। क्यों, क्योंकि 1 ईयर बोनस मिलता था उसको अप्लाइड करने का, अब वो बोनस नहीं मिल रहा है। तो 3 पॉइंट के अंदर अमेंडमेंट क्या कर लिया, हमने कवर कर लिया। 3 पॉइंट के अंदर ये क्या हो गया, अमेंडमेंट कवर हो गया। कुल मिला के अब बोनस नहीं मिलेगा। जो लास्ट ईयर था, अगर उस ईयर में आपने उसको अप्लाइड नहीं करा तो वो उस ईयर की क्या बन जाएगा, डीम्ड इनकम बन जाएगा। आइए अब लास्ट अमेंडमेंट हम यहां पर क्या करते हैं, कवर करते हैं। सेक्शन 13 बोलता है कि आपको सेक्शन 11 की एग्जामिशन मिलेगी नहीं। सेक्शन 11 में कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी। 15% वाली, 85% वाली, अप्लाइड वाली, डीम्ड एप्लीकेशन वाली, एक्सेस एक्यूमुलेशन वाली, कैपिटल गेन वाली, कोई भी एग्जामिशन आपको नहीं मिलती है। ऐसा हमको सेक्शन कौन सा बोलता है, 13 बोलता है। आपको ध्यान हो तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 और उसके क्लॉज ए में हमने पढ़ा था कि कोई प्राइवेट रिलीजियस क्या है, ट्रस्ट है, जो अपनी इनकम का बेनिफिट जनरल पब्लिक को क्या नहीं होता है, एन्योर नहीं होता है उसका। ठीक है, ऐसे प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट की
जिसका इनकम का बेनिफिट जनरल पब्लिक को एन्योर नहीं होता है, तो ऐसे में दो चीजें होती है, सेक्शन 11 की एग्जम्पशन मिलती नहीं है और उसको स्पेसिफाइड वायलेशन क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। ठीक है, बी के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई ट्रस्ट है जिसका पर्पस कौन सा है, चैरिटेबल पर्पस है, अगर वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या किसके लिए है, कास्ट के लिए है, ठीक है, तो सबसे पहले तो है सेक्शन 11 की उसको एग्जम्पशन मिलेगी ही नहीं, और अभी हमने पढ़ा था उसको क्या मान लिया जाएगा, स्पेसिफाइड वायलेशन मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वो शेड्यूल क्या है, ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, विमेन है और चिल्ड्रन है, तो सेक्शन 11 की एग्जम्पशन भी मिलेगी और उसको स्पेसिफाइड वायलेशन माना भी नहीं जाएगा। इसके बाद में हमने वहां पर क्लॉज क्या पढ़ा था, सी के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना, हमने वहां पर क्लॉज सी में पढ़ा था कि कोई भी ट्रस्ट है, चाहे चैरिटेबल हो, रिलीजियस हो, जो अपनी इनकम या प्रॉपर्टी का बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन को क्या करता है, पहुंचाता है, तो इसको क्या करते हैं, इसको स्पेसिफाइड वायलेशन तो नहीं मानते हैं, इसको स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं मानते हैं। अब यहां पर देखना है क्या पूरे सेक्शन 11 की एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, पूरी एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, या फिर जितने का क्या दिया है, इनकम या प्रॉपर्टी का बेनिफिट किसको दिया है, स्पेसिफाइड पर्सन को दिया है, ठीक है, सिर्फ उतने की एग्जम्पशन विड्रॉ होगी या पूरे 11 की एग्जम्पशन विड्रॉ होगी, तो ये हमको अभी क्वेश्चन का आंसर देखना है। और क्लॉज डी के अंदर था, ट्रस्ट का कोई सा भी फंड है अगर वो अदरवाइज 11(5) के मोड्स में क्या होता है, इन्वेस्ट होता है, मतलब 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट नहीं होता है, तो पहला तो इसको स्पेसिफाइड वायलेशन तो नहीं माना जाता है। अब क्वेश्चन ये है क्या पूरे सेक्शन 11 की एग्जम्पशन क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी, या फिर जितना फंड इसमें अदरवाइज 11(5) के मोड्स में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, उस पे 11 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो बस ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, पहले दो के लिए तो पूरी एग्जम्पशन नहीं मिलती है, ठीक है, और उसको स्पेसिफाइड वायलेशन माना भी जाता है। सी और डी के लिए स्पेसिफाइड वायलेशन तो नहीं माना जाता है, लेकिन क्या पूरी सेक्शन 11 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, तो आइए बस यही अमेंडमेंट आपको बता देता हूं, ठीक है। और अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट ये है कि अगर कोई सा भी ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है या रिलीजियस ट्रस्ट है, तो पहला पॉइंट है वो अपनी इनकम या फिर क्या है, प्रॉपर्टी, ठीक है, सेकंड पॉइंट है उसका बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और तीसरा पॉइंट है कि वो स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचा देते हैं। अब फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहां पर, तो सच इनकम जो होगी, पूरी एग्जम्पशन विड्रॉ नहीं होगी, जो सच इनकम होगी, जितने का बेनिफिट आपने स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचा दिया है, ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर क्या होगी, एग्जम्पशन होगी, तो पूरी एग्जम्पशन यहां पर विड्रॉ नहीं होगी, बस सच इनकम जितने का बेनिफिट आप पहुंचाओगे उतने पे आपको क्या नहीं मिलेगी, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आइए अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, ट्रस्ट का कोई सा भी फंड हो, चाहे वो कॉर्पस वाला हो, चाहे वो एक्सेस एक्यूमुलेशन वाला हो, चाहे वो 15% सेट अपार्ट वाला हो, ट्रस्ट का कोई सा भी क्या हो, फंड हो। फिफ्थ पॉइंट ये है, ट्रस्ट का कोई सा भी फंड है, अगर उसको आपने, सिक्स पॉइंट है, इन्वेस्ट और डिपॉजिट करा है अदरवाइज 11(5) के मोड्स में, तो लास्ट पॉइंट हम यहां पर बना रहे हैं, 7 पॉइंट है, और क्या पूरी एग्जामिशन विड्रॉ होगी, तो उसके लिए बोलते हैं टू दी एक्सटेंट, बस उतने की एग्जामिशन नहीं मिलेगी जितना आपने डिपॉजिट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया अदर देन 11(5) के मोड्स में, तो टू दी एक्सटेंट उतने की क्या नहीं मिलेगी, एग्जामिशन नहीं मिलेगी। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन का क्या मिल गया, आंसर मिल गया, क्या पूरी एग्जामिशन विड्रॉ होगी, आंसर इज नो, पूरी एग्जामिशन क्या नहीं होगी, विड्रॉ नहीं होगी। जितना भी क्या होगा, सच इनकम होगा, जितने का बेनिफिट आपने स्पेसिफाइड पर्सन को क्या कर दिया, पहुंचा दिया, और यहां पर क्या था, टू दी एक्सटेंट, जितना आपने अदरवाइज 11(5) के मोड्स में क्या कर दिया, इन्वेस्ट और डिपॉजिट कर दिया, बस उतने के रेस्पेक्ट में आपको सेक्शन 11 की क्या नहीं मिलेगी, एग्जामिशन नहीं मिलेगी, सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में आपको सेक्शन 11 की एग्जामिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दोनों खास बात हो गई, ना तो इसको स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा और ना ही पूरी एग्जामिशन आपकी क्या होगी, विड्रॉ होगी, जितने का बेनिफिट स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचाया उतने की एग्जामिशन नहीं मिलेगी, और टू द एक्सटेंट अदरवाइज 11(5) के मोड्स में करा उसके रेस्पेक्ट में आपको सेक्शन 11 की नहीं मिलेगी। और जो पहले दो क्लॉज थे उसको स्पेसिफाइड वायलेशन भी क्या करा है, माना है, और पूरी सेक्शन 11 की क्या नहीं मिलेगी, एग्जामिशन भी नहीं मिलेगी। तो ये हमने सारे अमेंडमेंट यहाँ पर क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए, सब कुछ मैंने पॉइंट्स में बना दिया है, आपको लर्न करा दिया है, और 3 लेक्चर छोटे छोटे से हमने लेक्चर के अंदर ट्रस्ट के रिलेटेड सारे अमेंडमेंट यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे क्या है, अवेलेबल है, और आपको करना क्या है, मैं देख पा रहा हूं हमको लगभग 35 मिनट्स, तो मान लेते हैं हमको कितना टाइम लगा है, 30 मिनट्स लगा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस शीट पे सिर्फ और सिर्फ क्या देने हैं, 5 मिनट्स देने हैं, और 5 मिनट्स देके आपको जस्ट क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। ठीक है, आपको जस्ट क्या कर लेना है, रीड कर लेना है, और आपको ध्यान होगा चैरिटेबल ट्रस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर ही कौन सी टॉपिक का है, श्योर क्वेश्चन आता है।
ए कैटेगरी का मतलब हमारे लिए होता वो टॉपिक्स हैं जो श्योर हर अटेम्प्ट के अंदर आने आने हैं, मिनिमम 6 मार्क्स का वेटेज होता है और एवरेज लगभग लगभग, ठीक है, मोस्टली 8 मार्क्स के क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो मिनिमम 6 के आते हैं और मैक्सिमम कितने के आते हैं, 8 मार्क्स के आते हैं और मोस्टली 8 मार्क्स के आते हैं। तो 8 मार्क्स का ये चैप्टर है जिसके हमने क्या कर लिया, 3 अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर यहाँ पर क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।